नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल। अपन ने पढ़ लिया है और इन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और एग्जाम तक आपके दिमाग में बने रहे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप लोगों को आने चाहिए। मैं आप लोगों को टाइम तो नहीं दूंगा यहाँ पर क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मुश्किल से 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट का वीडियो बना के इसको खत्म करूंगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से डाइसेकेराइड अणु है, सॉरी डाइसेकेराइड शर्करा है। अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स की कि डाइसेकेराइड जो अणु है कौन कौन से होते हैं। डाइसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स आप लोगों को पता है ना, 3 तरह के मैंने मॉलिक्यूल्स बताए थे आपको जो कि डाइसेकेराइड्स होते हैं। एक तो होता है सुक्रोज, एक होता है लैक्टोज, एक होता है माल्टोज। ये तीनों कहीं पर भी आ जाए, अपने सिलेबस में यही दे रखे हैं। तो ये क्या होते हैं? डाइसेकेराइड्स होते हैं। और इनका जल अपघटन करने पर आप लोगों को मैंने ये भी बताया था, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। लैक्टोज का जल अपघटन करने के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज। माल्टोज का जल अपघटन करेंगे तो 2 अणु किसके मिलेंगे अपन को? ग्लूकोज के। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका जल अपघटन करने पर क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या जाएगा? सुक्रोज। ठीक है। निम्न में से डाइसेकेराइड शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। तो सुक्रोज आएगा। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज जो होती है उसको दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है, वो आप लोग भी जानते हो। अल्फा हेलिक्स संरचनात्मक लक्षण है। यहाँ पर आप लोग देखोगे सुक्रोज, न्यूक्लियोटाइड्स, स्टार्च या पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं उनमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसमें पाई जाती है? स्टार्च हुआ या न्यूक्लियोटाइड्स हुआ तो अपन देखते हैं पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उसके अंदर प्राथमिक या द्वितीयक संरचना होती है, वहां पर अल्फा हेलिक्स संरचना पाई जाती है और बीटा प्लेटेड शीट्स पाई जाती है। और पॉलीपेप्टाइड्स बंध मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोटीन वाला जो चैप्टर था उसमें था अपना। आरएनए की संरचना अपन को पता है एक कुंडलित होती है और डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होता है। वाटसन और क्रिक ने ये संरचना दी थी। तो आरएनए तो क्या होता है? एक कुंडलित होता है और डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित संरचना होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आरएनए की संरचना कौन सी होती है? एक कुंडलित होती है भाई। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है प्रोटीन का। क्या, सॉरी, हाँ, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण है। मुख्य संरचनात्मक लक्षण का मतलब यहाँ पर अपन को ये बताया गया है कि यहाँ पर देखो बंध अपन ने देखे थे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना चाहूंगा मैं कि जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से, यहाँ पे प्रोटीन जो है उसमें कौन से बंध पाए जाते हैं? मुख्य संरचनात्मक लक्षण होते हैं ईथर बंध, पेप्टाइड बंध, एस्टर बंध। तो इसमें से आपको पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं और अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। 2 अगर अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं उनको डाइपेप्टाइड बोलते हैं, 3 जुड़े होते हैं उनको ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं ना। तो यहाँ पर पेप्टाइड बंध आ जाएगा। और 2-3 बंध और थे यहाँ पर आप लोगों को, वो थोड़ा सा मैं बता दूं। पेप्टाइड बंध तो प्रोटीन में पाया जाता है। एक होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, तो जो सुक्रोज वगैरह होती है उसकी हवा संरचना होती है, उनके अंदर अपन ने ग्लाइकोसाइडिक बंध देखा था। एक और देखा था फॉस्फोडाइएस्टर बंध, कि जो न्यूक्लियोटाइड होती है, न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ी होती है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड इकाइयां जो होती है आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं ये बंध पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पेप्टाइड आ जाएगा। न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो डीएनए है उनका जब जल अपघटन करवाया जाता है तो फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शुगर, जिसको राइबो शुगर के नाम से जानते हैं, वो होती है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और साथ में अगर इसमें पेंटोज शुगर या राइबो शर्करा मिला दी जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं इसको। और अगर इनमें फोस्फेट समूह भी जोड़ते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड्स इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन को पूछा है न्यूक्लियोसाइड्स बने होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर नाइट्रोजन क्षार व पेंटोस शर्करा होती है। ये नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल, इन तीनों को मिलकर अपन न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। सुक्रोज का जल अपघटन देता है। मैंने देखो ऊपर ही क्वेश्चन बता दिया। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु आता है। तो यहाँ पर देखो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का अणु जो होता है वो सुक्रोज के जल अपघटन पर मिलता है। निम्न एंजाइम के उत्प्रेरकीय प्रभाव से स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन। स्टार्च का जो माल्टोज में परिवर्तन होता है वो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ये बोला जाता है औद्योगिक स्तर पर अगर अपन जब बनाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर इसका माल्टोज में परिवर्तन हो जाता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। एमिनो अम्ल जिनका को शरीर में नहीं बनाया जा सकता। एमिनो अम्ल की अगर बात करें तो एमिनो अम्ल अपने यहाँ पर 2 प्रकार के एमिनो अम्लों में वर्गीकरण किया गया है, एक तो आवश्यक और एक अनावश्यक। ये बोला जाता है कि जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है वो तो होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, और जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता उनको आवश्यक एमिनो अम्ल बोला जाता है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल में मैंने आप लोगों को बताया था टीवी मिल्फात करके एक सूत्र बताया था। ये 10 अमीनो अम्ल है जो कि आवश्यक होते हैं। ट्रिप्टोफैन हो गया, वेलिन हो गया, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और फेनिलएलेनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन और स्टीरिन। तो यहाँ पर आसान क्वेश्चन है।
कि आहार में लेना आवश्यक होता है तो वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। स्टार्च किस इकाई का बहुलक है? तो स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। प्राणी स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन को जाना जाता है भाई। अपना जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसके अंदर जमा हो जाता है, तो यहाँ पर प्राणी स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन को जाना जाता है। निम्न में से किस रक्तवाहिका को डेक्सट्रोज कहा जाता है? तो जो ग्लूकोज होता है उसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखो और क्वेश्चन कौन से हैं, निम्न में से कौन से अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में नहीं आता? तो यहाँ पर देखो ये आवश्यक अमीनो अम्ल, इनके अलावा जो भी है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो वेलिन आ गया, देखो ट्रिप्टोफैन भी है, थ्रियोनिन है, तो इसमें ग्लाइसिन है वो अपना आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्लाइसिन है तो ऐसा अमीनो अम्ल होता है जो प्रकाशिक रूप से असक्रिय होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में विलय विटामिन नहीं है। वसा में विलय विटामिन का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दो भाग प्रकार से अपन कर सकते थे, एक तो वसा विलय और एक जल विलय। वसा विलय जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलते हैं, और बाकी बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलते हैं, जल विलय होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा वसा में विलय विटामिन नहीं है, तो सी है, बी और सी है। निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित होता है लेकिन आरएनए में नहीं? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आरएनए और डीएनए जो होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं, डीएनए में और आरएनए में। ऐसे ही इसमें पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन जो होता है वो तो एडेनिन गुआनिन होता है, वो तो दोनों में मिलता है, दोनों का मतलब डीएनए में मिलता है और आरएनए में मिलता है। पर जो पिरिमिडिन क्षारक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो अपना जो डीएनए है उसके अंदर साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन भी पाया जाता है, ग्वानिन, तो ये प्यूरिन क्षारक हो गए, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित होता है लेकिन आरएनए में नहीं? तो यहाँ पर थाइमिन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, पहला वीडियो है मेरा इस साल का, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ सर ऐसे वीडियो अपन रोजाना बनाते रहे। थैंक यू।